नमस्कार। आज हम प्राचीन भारत के उस दौर की गहराई में उतर रहे हैं जब पहली बार एक साम्राज्य ने पूरे उपमहाद्वीप को एक सूत्र में पिरोने का सपना देखा और उसे साकार भी किया। हम बात कर रहे हैं मगध से मौर्य साम्राज्य तक के सफर की। हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें बताते हैं कि कैसे 16 महाजनपदों की भीड़ में से एक राज्य मगध इतना शक्तिशाली बना कि उसने भारत के पहले महान साम्राज्य की नींव रखी। और ये कहानी सिर्फ राजाओं और लड़ाइयों की नहीं है, ये कहानी है रणनीति की, भूगोल की, तकनीक की और एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था की जिसने पहली बार भारत को एक केंद्रीकृत पहचान दी। जी। आज का हमारा मकसद सिर्फ घटनाओं को दोहराना नहीं, बल्कि उस खास वजह को समझना है जिसने मगध को ये असाधारण सफलता दिलाई। तो चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर मगध में ऐसा क्या खास था? 16 महाजनपदों में वही क्यों? हमारे स्रोत 3 मुख्य वजहों की ओर इशारा करते हैं। पहली, जबरदस्त भौगोलिक स्थिति। दूसरी, बेशकीमती प्राकृतिक संसाधन। और तीसरी, उस दौर की सबसे उन्नत सैन्य तकनीक। और ये तीनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं, है ना? बिल्कुल। पहले भूगोल को देखें। मगध की जो शुरुआती राजधानी थी, राजगृह, जिसे आज हम राजगीर कहते हैं, जी। वो कोई आम शहर नहीं था। वो 5 पहाड़ियों से घिरा एक प्राकृतिक किला था। अच्छा, मतलब उसे प्रकृति से ही सुरक्षा मिली हुई थी। हाँ, किसी भी हमलावर सेना के लिए उस घेरे को तोड़कर शहर तक पहुंचना लगभग नामुमकिन था। तो उन्हें अपनी राजधानी की सुरक्षा पर बहुत ज्यादा संसाधन खर्च करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। सही कहा। और बाद में जब राजधानी पाटलिपुत्र बनी, वो तो और भी मजबूत हो गई। बहुत ज्यादा। पाटलिपुत्र तो एक रणनीतिक मास्टरपीस था। गंगा, गंडक और सोन, 3 बड़ी नदियों के संगम पर। उसे जलदुर्ग कहा गया है, पानी का किला। जी। आप उस पर जमीन से हमला नहीं कर सकते क्योंकि हर तरफ नदियां हैं, और नदियों के रास्ते हमला करना उस जमाने में बेहद मुश्किल था। इस अभेद्य लोकेशन ने मगध को वो स्थिरता दी जो बाकियों के पास नहीं थी। ये तो हुई लोकेशन की बात। अब आते हैं संसाधनों पर, खासकर लोहे पर। स्रोतों में इसका बार बार जिक्र है। और ये शायद सबसे बड़ा गेम चेंजर था। अच्छा। आज के दक्षिणी बिहार के उस इलाके में लोहे की बेहतरीन खदानें थीं, और इस लोहे से 2 चीजें बनी। एक, धारदार और मजबूत हथियार, जिससे उनकी सेना बेहतर हो गई। बिल्कुल। और दूसरी, कृषि के लिए मजबूत औजार जैसे हल। बेहतर औजारों से खेती बढ़ी, पैदावार बढ़ी, और जब पैदावार बढ़ती है तो राज्य के पास सरप्लस होता है। और उसी सरप्लस से आप एक विशाल सेना का पेट भर सकते हैं और व्यापार भी कर सकते हैं। तो लोहा उनकी सैन्य और आर्थिक दोनों ताकत का आधार बना। और तीसरी चीज जो मुझे हमेशा बहुत दिलचस्प लगती है, वो है उनकी सेना में हाथियों का इस्तेमाल। हाँ, वो उस दौर का बैटल टैंक ही समझ लीजिए। मगध ने पहली बार युद्ध में हाथियों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल शुरू किया। जरा सोचिए, दुश्मन की सेना घोड़ों और रथों पर लड़ रही है, और उनके सामने अचानक 100-200 हाथियों की एक दीवार आ जाए। जी। वो घोड़ों को कुचल सकते थे, किले के दरवाजे तोड़ सकते थे। उनकी मौजूदगी ही सैनिकों का मनोबल तोड़ने के लिए काफी थी। ये एक ऐसा सामरिक फायदा था जिसका किसी के पास कोई जवाब नहीं था। तो एक मजबूत किला, अपनी अर्थव्यवस्था और सेना के लिए संसाधन, और एक अनोखा हथियार, इन तीनों ने मिलकर मगध के उदय के लिए एक मजबूत मंच तैयार किया। अब इस मंच पर आते हैं वो राजवंश जिन्होंने इस ताकत का इस्तेमाल किया। शुरुआत हर्यक वंश से होती है। हाँ, संस्थापक थे बिंबिसार। जी। बिंबिसार बहुत दूरदर्शी शासक थे। वो जानते थे कि हर समस्या का हल युद्ध नहीं है। तो उन्होंने कूटनीति का इस्तेमाल किया। हाँ, उन्होंने वैवाहिक संबंधों का इस्तेमाल अपनी ताकत बढ़ाने के लिए किया। उन्होंने कौशल, लिच्छवी और मद्र जैसे शक्तिशाली कुलों में विवाह करके दोस्त बनाए और अपने साम्राज्य को सुरक्षित किया। लेकिन उनके बेटे अजातशत्रु का तरीका बिल्कुल अलग था। बिल्कुल। अजातशत्रु ताकत के इस्तेमाल में विश्वास रखते थे। और उनका सबसे बड़ा संघर्ष वज्जी संघ यानी वैशाली से हुआ। हाँ, जो एक शक्तिशाली गणराज्य था। उसे हराना आसान नहीं था। स्रोतों के मुताबिक अजातशत्रु को वैशाली को जीतने में 16 साल लग गए। 16 साल? जी। उन्होंने कूटनीति का सहारा लिया, संघ में फूट डाली और फिर सैन्य हमला किया। ये दिखाता है कि वो अपने लक्ष्य को लेकर कितने दृढ़ थे। अजातशत्रु के समय में एक और महत्वपूर्ण घटना हुई थी, पहली बौद्ध संगीति। जी। 483 ईसा पूर्व में बुद्ध के महापरिनिर्वाण के तुरंत बाद उन्होंने राजगृह में बौद्ध भिक्षुओं का एक बड़ा सम्मेलन आयोजित किया। ये बौद्ध धर्म के इतिहास में एक मील का पत्थर था। बिल्कुल, जहां बुद्ध की शिक्षाओं को संकलित करने का पहला प्रयास हुआ। इससे पता चलता है कि मगध
सिर्फ राजनीतिक ही नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक केंद्र भी बन रहा था। हर एक वंश के बाद शिशुनाग वंश आया और उन्होंने एक ऐसा काम किया जो हर्यक भी नहीं कर पाए थे। उन्होंने अपने सबसे पुराने और सबसे बड़े दुश्मन अवंती को हराया। और ये मगध के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी। बहुत बड़ी। अवंती और मगध के बीच लगभग 100 साल से दुश्मनी चल रही थी। अवंती को हराकर शिशुनाग ने मध्य भारत में मगध के वर्चस्व को स्थापित कर दिया। तो हर्यक वंश ने नींव रखी, शिशुनागों ने सबसे बड़े दुश्मन को खत्म किया। इस तरह मगध की ताकत लगातार बढ़ती गई। और इस बढ़ी हुई ताकत ने मंच तैयार किया भारत के पहले साम्राज्यवादी वंश के लिए, नंद वंश। नंद वंश को आप प्राचीन भारत का पहला एम्पायर बिल्डर कह सकते हैं। इसके संस्थापक थे महापद्मनंद। उनकी उपाधियां ही बहुत कुछ कहती हैं, सर्वक्षत्रांतक और एकराट। जी, सर्वक्षत्रांतक यानी सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला, और एकराट मतलब एकमात्र सम्राट। ये सिर्फ उपाधियां नहीं थी, ये एक ऐलान था कि अब छोटे मोटे राज्य नहीं बचेंगे, सिर्फ एक साम्राज्य होगा। और इस साम्राज्य को चलाने के लिए उन्होंने एक विशाल सेना बनाई। यूनानी स्रोत तो नंदों की सेना के जो आंकड़े देते हैं वो तो ये हैरान करने वाले हैं। बिल्कुल। वो लिखते हैं कि नंदों की सेना में 2 लाख पैदल सैनिक, 20,000 घुड़सवार, 2,000 रथ और 6,000 युद्ध हाथी थे। 1 मिनट, 2 लाख सैनिक? उस जमाने में इतनी बड़ी सेना को तनख्वाह देना, उनका पेट भरना, ये सब कैसे मुमकिन था? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। इसका मतलब है कि उनका टैक्स सिस्टम बहुत जबरदस्त रहा होगा। बहुत ही कुशल और कठोर कर प्रणाली। और इसी वजह से नंद वंश, खासकर उसका आखिरी शासक धनानंद, जनता के बीच बहुत अलोकप्रिय हो गया। उस पर भारी टैक्स लगाने के आरोप लगते थे। जी, लेकिन इसी ताकत का खौफ ऐसा था कि जब दुनिया जीतने वाला सिकंदर भारत आया तो उसकी सेना ने व्यास नदी पार करने से ही इन्कार कर दिया। हाँ, ये बात सच में हैरान करती है। सिकंदर, जिसने फारस जैसी महान सल्तनत को घुटनों पर ला दिया था, उसकी सेना ने सिर्फ नंदों की सेना की कहानियां सुनकर लड़ने से मना कर दिया। उन्होंने नंदों की सैन्य शक्ति, खासकर उनके हाथियों के बारे में सुन रखा था। जी, वे महीनों से लड़ते लड़ते थक चुके थे और अब एक ऐसी अजेय समझी जाने वाली सेना से नहीं भिड़ना चाहते थे। तो एक तरह से नंदों की सेना ने बिना लड़े ही सिकंदर को रोक दिया था। तो एक तरफ धनानंद के पास अकल्पनीय सैन्य शक्ति थी, लेकिन दूसरी तरफ वो अपनी ही प्रजा का विश्वास खो चुका था। और इतिहास हमें बताता है कि ऐसे ही मौके पर एक नई शक्ति का उदय होता है। यहाँ एंट्री होती है चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की। बिल्कुल। चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है, ने धनानंद के शासन में मौजूद असंतोष को एक अवसर के रूप में देखा। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य की क्षमताओं को पहचाना और दोनों ने मिलकर नंद वंश को उखाड़ फेंका। जी, 322 ईसा पूर्व में उन्होंने पाटलिपुत्र पर कब्जा कर लिया और भारत के पहले अखिल भारतीय साम्राज्य मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। लेकिन चंद्रगुप्त सिर्फ नंदों को हराकर नहीं रुके, उनकी नजर उत्तर पश्चिम पर थी। हाँ, जहां सिकंदर के जाने के बाद उसके सेनापति सेल्यूकस निकेटर का शासन था। उनके बीच युद्ध हुआ 305 ईसा पूर्व में। जी, और उसमें चंद्रगुप्त की निर्णायक जीत हुई। इसके बाद जो संधि हुई उसने भारत का नक्शा ही बदल दिया। सेल्यूकस ने आज के अफगानिस्तान और बलूचिस्तान के बड़े हिस्से चंद्रगुप्त को सौंप दिए। मीज चंद्रगुप्त के दरबार में आया, जिसकी किताब इंडिका आज भी मौर्य काल को समझने के लिए एक बेहद जरूरी स्रोत है। चंद्रगुप्त के बाद उनके बेटे बिंदुसार गद्दी पर बैठे। यूनानी स्रोतों में उन्हें एक खास नाम दिया गया है, अमित्रोचेट्स। हाँ, जिसका मतलब होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। ये नाम ही बताता है कि उनका शासनकाल कैसा रहा होगा। तो वो कोई कमजोर शासक नहीं थे? बिल्कुल नहीं। अमित्र घात की उपाधि ये दिखाती है कि उन्होंने चंद्रगुप्त से मिले विशाल साम्राज्य को न केवल संभाले रखा बल्कि उसके दुश्मनों को भी काबू में रखा। और फिर बिंदुसार के बाद आते हैं भारतीय इतिहास के शायद सबसे महान सम्राट अशोक। अशोक के बारे में हम सब ने पढ़ा है, लेकिन उनके शासनकाल का जो सबसे निर्णायक मोड़ था वो था 261 ईसा पूर्व में हुआ कलिंग का युद्ध। कलिंग युद्ध। युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए, 1.5 लाख लोगों को बंदी बनाया गया और न जाने कितने ही लोग बाद में मारे गए। उस विनाश को अपनी आंखों से देखकर अशोक का दिल पूरी तरह बदल गया। यहीं पर वो भेरी घोष को त्याग कर धम्म घोष को अपनाने की बात आती है। इसका असल में मतलब क्या था? क्या उन्होंने सेना खत्म कर दी थी? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। नहीं, उन्होंने सेना खत्म नहीं की। साम्राज्य की सुरक्षा के लिए सेना जरूरी थी। तो फिर धम्म घोष क्या था? धम्म घोष का मतलब था कि अब साम्राज्य की नीति युद्ध और विजय नहीं
बल्कि धम्म और शांति होगी। ये स्टेट पॉलिसी में एक क्रांतिकारी बदलाव था। उन्होंने सैन्य विजय की जगह सांस्कृतिक और नैतिक प्रभाव को साम्राज्य का मुख्य हथियार बनाया। बिल्कुल। अब वो सेनाएं नहीं बल्कि धम्म के संदेशवाहक भेजते थे। जैसे उन्होंने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। और उन्होंने अपनी प्रजा से सीधे बात करने का एक नया तरीका निकाला, शिलालेख। जी, वो पहले भारतीय राजा थे जिन्होंने पत्थर पर अपने संदेश खुदवाकर उन्हें पूरे साम्राज्य में लगवाया, ताकि आम लोग भी राजा की सोच और आदेशों को जान सकें। हाँ, और ये अभिलेख ब्राह्मी, खरोष्टी और यहाँ तक कि ग्रीक और अरामाइक लिपियों में भी मिले हैं। ये दिखाता है कि वो स्थानीय लोगों तक उनकी भाषा में पहुंचना चाहते थे। तो चलिए अब उस सिस्टम की बात करते हैं जिसने इतने बड़े साम्राज्य को चलाया, मौर्य प्रशासन। कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें इसकी एक विस्तृत तस्वीर देता है, और ये उस समय के हिसाब से अविश्वसनीय रूप से संगठित और जटिल था। केंद्र में राजा था, लेकिन उसकी मदद के लिए एक पूरी नौकरशाही थी। जी, एक मंत्री परिषद थी और अधिकारी थे जैसे अमात्य, राजुक, प्रादेशिका। राजुक का उदाहरण लें तो वो सिर्फ टैक्स नहीं वसूलते थे। अच्छा। उनके पास न्यायिक शक्तियां भी थीं। मतलब एक ही अधिकारी राजस्व और न्याय दोनों संभाल रहा था। और सैन्य प्रशासन भी उतना ही संगठित था। मेगास्थनीज बताते हैं कि 30 लोगों की एक परिषद थी जो 6 समितियों में बटी थी। हर समिति सेना के एक हिस्से को संभालती थी। पैदल, घुड़सवार, हाथी, रथ, नौसेना और रसद। ये एक मॉडर्न कॉरपोरेशन के डिविजनल स्ट्रक्चर जैसा लगता है। और इस पूरे सिस्टम को एक साथ जोड़े रखने का काम करती थी उनकी जासूसी प्रणाली। पूरे साम्राज्य में गुप्तचरों का एक जाल बिछा हुआ था जो हर खबर सीधे राजा तक पहुंचाते थे। ये साम्राज्य का नर्वस सिस्टम था। बिल्कुल। और इस विशाल मशीन को चलाने के लिए पैसा कहाँ से आता था? अर्थव्यवस्था का आधार क्या था? अर्थव्यवस्था का आधार तो कृषि ही था। राज्य सिंचाई परियोजनाओं में निवेश करता था। किसानों से उपज का एक हिस्सा भाग और बलि जैसे करों के रूप में लिया जाता था। और व्यापार? व्यापार भी बहुत उन्नत था। उत्तरापथ नाम का एक मशहूर व्यापारिक मार्ग था जो तक्षशिला से पाटलिपुत्र तक जाता था। और पूरे साम्राज्य में व्यापार आसान हो, इसके लिए पण नाम के चांदी के मानक सिक्के चलाए गए थे। जी। मौर्य काल सिर्फ राजनीति और अर्थव्यवस्था के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी कला के लिए भी जाना जाता है। जैसे सारनाथ का सिंह स्तंभ, जो आज हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है। और वो सिर्फ एक कलाकृति नहीं है, वो साम्राज्य की शक्ति और विचारधारा का प्रतीक है। सोचिए, चुनार के बलुआ पत्थर के एक ही विशाल टुकड़े को तराश कर उस पर शीशे जैसी पॉलिश करके उसे सैकड़ों मील दूर ले जाकर स्थापित करना। इसके लिए किस स्तर की इंजीनियरिंग और नियंत्रण की जरूरत होगी? ये स्तंभ सिर्फ कला नहीं थे, ये साम्राज्य के बिलबोर्ड थे जो हर तरफ उसकी ताकत का ऐलान करते थे। इतना शक्तिशाली, इतना सुसंगठित साम्राज्य, फिर अशोक के बाद इसका पतन इतनी तेजी से क्यों हो गया? इसके कई कारण थे। पहला और सबसे स्पष्ट कारण था अशोक के बाद कमजोर उत्तराधिकारियों का आना। वो इतने विशाल साम्राज्य को संभाल नहीं सके। और साम्राज्य का आकार ही शायद उसकी कमजोरी बन गया। बिल्कुल। उस जमाने में संचार के साधन बहुत धीमे थे। पाटलिपुत्र में बैठे शासक के लिए दूर दराज के प्रांतों पर नियंत्रण रखना बेहद मुश्किल था। और क्या अशोक की शांति की नीति का भी इसमें कुछ हाथ रहा होगा? ये एक बहस का विषय है, लेकिन कुछ इतिहासकार मानते हैं कि लगातार युद्ध न होने से सेना की युद्ध शक्ति में कमी आई होगी। और शायद ब्राह्मण वर्ग की नाराजगी भी एक कारण थी। हाँ, अशोक ने बौद्ध धर्म को जो भारी संरक्षण दिया, उससे ब्राह्मण वर्ग को अपना प्रभाव कम होता दिखा। और अंत में 185 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या उनके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी, जो एक ब्राह्मण था। जी, सेना के निरीक्षण के दौरान ही पुष्यमित्र शुंग ने राजा की हत्या कर दी और शुंग वंश की स्थापना की। और इसी के साथ भारत के पहले महान साम्राज्य का अंत हो गया। तो ये थी मगध के एक महाजनपद से उठकर मौर्यों के एक अखिल भारतीय साम्राज्य बनने और फिर बिखर जाने की कहानी। इसने भारत को पहली बार राजनीतिक एकता दी, एक प्रशासनिक ढांचा दिया और कला की एक ऐसी विरासत छोड़ी जो आज भी हमारी पहचान का हिस्सा है। इस पूरे सफर को देखने पर एक सवाल मन में जरूर उठता है। हमने देखा कि मौर्यों ने एक अविश्वसनीय केंद्रीकृत मशीन बनाई जिसने लगभग पूरे उपमहाद्वीप को नियंत्रित किया।
लेकिन अशोक के बाद इसका इतनी तेजी से पतन हो जाना हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या किसी भी साम्राज्य के विस्तार की एक प्राकृतिक सीमा होती है? क्या प्राचीन तकनीक के साथ एक खास आकार से बड़ा होने पर किसी भी साम्राज्य का अपने ही बोझ तले दबकर टूटना तय था? ये एक दिलचस्प सवाल है। उम्मीद है ये चर्चा सभी के लिए ज्ञानवर्धक रही होगी। यदि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो कृपया इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी टिप्पणियां दें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। धन्यवाद।